स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज जो है सामाजिक विज्ञान का भूगोल भूगोल में जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपको देखने से बहुत बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए। और इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक निश्चित रूप से देखिए। और जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन भूगोल का, ठीक है। यह पार्ट 1 है आप लोग का। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आएंगे हम। अभी फिलहाल पार्ट 1 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको हम सबसे पहले बात ये बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन। आपका ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन ए में है अनवीकरणीय, बी में है नवीकरणीय, सी में है जैव और डी में अजैव। ये है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन। कोयला और पेट्रोलियम का है। कोयला और पेट्रोलियम आपका जो है अनवीकरणीय है। याद रखिए अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। याद रखिएगा कोयला और पेट्रोलियम जो आपका अनवीकरणीय है। समझ गए ना? याद रखिएगा कोयला किस प्रकार का संसाधन तो अनवीकरणीय है। तो अब यहाँ पर आ गया ऑप्शन बी में क्या दिया समझिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ क्या? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है? तो देखिए नवीकरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन, ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। समझिए ना? कोयला और पेट्रोलियम, याद रखिए कोयला और पेट्रोल अनवीकरणीय है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ईंधन, ये आपका नवीकरणीय है। तो नवीकरण भी आप लोग समझ चुके हैं। अब ऑप्शन नेक्स्ट है सी में। देखिए जैव। तो जैव के बारे में चर्चा करते हैं। जिसमें जीव हो, जिसमें प्राण हो, वो आपका जैव संसाधन होंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन मतलब पशु, ये सब आपका क्या होगा? जैव संसाधन हो गए। ठीक है ना? अब अजैव की चर्चा करते हैं। तो अजैव जो है जो इसमें प्राण नहीं हो, जो जीवित नहीं हो, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, हवा, सभी गैस, प्रकाश संश्लेषण, ये सूर्य का प्रकाश, ये सब प्रकाश संश्लेषण नहीं बल्कि सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या होगा? आपका अजैव संसाधन हो गया। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर इससे किसी भी या तो अनवीकरणीय का, नवीकरणीय का, जैव का या अजैव का किसी का भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। समझ गए ना? तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि कोयला और पेट्रोलियम, कोयला का बात हो रहा है। कोयला और पेट्रोलियम आपका और नवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब आपका नवीकरणीय है। जैव बता दिए जिसमें जीव हो, प्राण हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली है, ये सब जैव हो गया। अजैव जिसमें जीव प्राण नहीं हो आपका अजैव हो जाएगा। जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब आपका अजैव हो जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन। अभी अब जस्ट आप लोग को बताया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में, 17 में, 19 में दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। आपका सबसे ऑप्शन है सौर ऊर्जा। आप लोग मालूम है सौर ऊर्जा बता दिए कौन सा। इसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बता दिए? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सब आपका नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन ए में है मानकीकृत, बी में पुनः प्रतियोग्य, सी में है अजैव और डी में अचक्रीय। याद रखिएगा। तो सौर ऊर्जा कौन सा? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है जिसे हम लोग पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं। पुनः पूर्ति योग्य भी कहते हैं, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन 2 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझिए?
तो सौर ऊर्जा पुनः तो ये या तो नवीकरणीय संसाधन है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया, फिर से देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए फिर से बात हो रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। अभी इससे पहले हम चर्चा की है कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनवीकरणीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनवीकरणीय समझिए ना, इससे पहले भी बता चुके हैं। नवीकरणीय भी आपको बता चुके क्या होता है, और ये भी बता चुके हैं, जे भी बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये रहा आप लोग का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये, चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहता है निम्न कौन सी मिट्टी से अधिक उपजाऊ है। मतलब आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है निम्न कौन सी मिट्टी से अधिक उपजाऊ। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको जो है कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ है। ऑप्शन ए में है पर्वतीय, बी में मरुस्थलीय, सी में पीली, डी में जलोढ़। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, पहले इसका चर्चा करते हैं। आपका आंसर नहीं बता रहा, अभी चर्चा करते हैं। देखिए पर्वतीय मिट्टी जो है जो मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। जो पहाड़ का जो ढलान होता है ना, पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है, ठीक है। और ये जंगलों से कार्बनिक पदार्थ के जमाव के द्वारा बनती है पर्वतीय मिट्टी, समझिए ना, जंगलों के कार्बनिक पदार्थ के जमाव के द्वारा बनती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है मरुस्थलीय मिट्टी के। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जो है जहाँ पे कम वर्षा होती है, वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इस मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है, याद रखिए मोटे अनाज की खेती की जाती है इसमें, ठीक है। और ये मिट्टी जो है राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो आपको कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है पीली मिट्टी, जिसे लाल या पीली मिट्टी। देखिए पीली मिट्टी जो है यह रेतीली होती है, रेत की तरह होती है, ठीक है ना। इसमें जो अम्ल और पोटास की मात्रा पाई जाती है पीली मिट्टी में, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा जमा होते हैं, जैसे बाढ़ आ गया या नदी के द्वारा जो मिट्टी जमा होता है वो आपका जलोढ़ मिट्टी होती है। दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो यही आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी, समझिए ना। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सभी का जितना है ऑप्शन में आप सभी समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, समझिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने में, देखिए क्वेश्चन ये, चलिए। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में पूछा गया क्वेश्चन। समझिए कितना बार पूछा गया है, और उम्मीद रखिए कि आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछेगा। कहता है काली मृदा का दूसरा, मिट्टी का दूसरा नाम मृदा भी हम लोग कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय, क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा कि काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो आपका रेगुर मृदा, याद रखिएगा। रेगुर मृदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन अभी आप लोग को थोड़ा कुछ देर पहले अभी भी बताए थे, ये क्वेश्चन अभी जस्ट करीब देर पहले बताए थे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मिट्टी बताए थे ना,
मरुस्थलीय जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, और इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। और यह कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। देखिए आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, समझिए ना। तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अच्छा क्वेश्चन है ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। देखिए 16 में, 18 में, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ए में है बिहार का मैदानी क्षेत्र, और बी में उत्तराखंड, और सी में हरियाणा, और डी में पंजाब। सबसे पहले हम ये जानेंगे सोपानी कृषि क्या है। सोपानी कृषि के बारे में समझेंगे। सोपानी कृषि क्या है? देखिए सीढ़ीदार खेत, जहाँ पे सीढ़ी आकार का खेत है या सीढ़ी के आकार के छोटे छोटे खेत हैं जो पहाड़ी के ढलानों से होता हो, उस प्रकार के खेती को क्या कहते हैं? सोपानी कृषि कहा जाता है। मतलब पहाड़ पे जो खेती होता है या सीढ़ी के आकार का बनाया जाता है खेती जो होता है वो आपका सोपानी कृषि होती है। तो किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के किस क्षेत्र में? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। समझिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तराखंड। समझिए ना, तो कि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए आगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है क्वेश्चन क्या, आप समझिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो है भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन 12 में, 15 में, 20 में, 21 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? देखिए आपका ऑप्शन ए में है वन्यमूलन, अति पशुचारण, सी में अधिक सिंचाई, डी में ग्रहण खेती। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्या होता है। ये जो आपको है दिया हुआ भूमि निम्नीकरण क्या होता है। देखिए भूमि निम्नीकरण जो होता है, ठीक ना, वह पेड़ पौधे एवं फसलों की वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने से स्थिर, मतलब उसको पूरा करती है, ठीक ना। मतलब कोई पेड़ पौधा हो या फसल है, उसको जो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व उसकी जो आवश्यकता है उसकी जो पूरा करती है वो भूमि निम्नीकरण होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिक सिंचाई। इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझिए ना, अधिक सिंचाई से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आप लोग के सामने में रहा क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है। देखिए देखिएगा था, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को फंसना नहीं है, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी? सबसे पहले कपास की खेती के सबसे पहले बात करते हैं, क्या है आपका? लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का चर्चा करते हैं। समझिए कि जो लाल मिट्टी जो होती है ना, वो गेहूँ, दाल, मोटे अनाज ये उपजाए जाते हैं। याद रखिए लाल मिट्टी में जो है गेहूँ, दाल, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग पहले भी इसमें जो है तंबाकू, चावल, मटर, चना ये सब उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी का चर्चा करते हैं। तो काली मिट्टी में जो है काली मिट्टी है ना जी, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में जो है कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी में याद रखिएगा कि जो है काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो बता रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भारत में जो है महाराष्ट्र में होता है।
सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दे कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में होता है, याद रखिए काली मिट्टी में। आपका आंसर जो हो जाएगा काली मिट्टी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी, समझिए। और पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको चाय, कॉफ़ी, गेहूँ ये सब उत्पादन किया जाता है, समझिए ना। तो आप ये भी समझिए कि लाल मिट्टी में क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता है, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज का। जलोढ़ मिट्टी में ये भी समझिए तंबाकू, चावल, मटर, चना इस सब का। पर काली मिट्टी समझिए कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, मक्का इस सब का उत्पादन किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन आपको सामने 18 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एल्ड्रीन और डी में फास्फोरस। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, बेंजीन, यूरिया, एल्ड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक में प्रजनन क्या होता है, समझिए कि मेढक में प्रजनन क्या होता है, मेढक में प्रजनन क्या होता है ये समझिए पहले। क्या होता है कि मेढक अपने अंडों को शरीर से बाहर पानी में उत्सर्जित कर देते हैं। मतलब मेढक में जो अंडे होते हैं वो अपने शरीर से बाहर कहाँ, पानी में उत्सर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं। वही आपका मेढक प्रजनन करता है। उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, एड्रीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझिए ना। एड्रीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए कहता है क्या, देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधे को, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी। देखिए 14 में, 16 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो महात्मा गांधी है ऑप्शन ए में, बी में है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और डी सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में पंडित नेहरू। तो देश के बांधे को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। याद रखिए इसका आंसर करेक्ट है पंडित नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने बांध के निर्माण 1948 में कहा था। देश के बांधे को भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने 1948 में कहा था, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। मतलब बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, दो बार पूछा गया है आपको ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए में जो आप देख रहे हैं उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में हरा ग्रह और डी में लाल ग्रह, समझिए ना, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिए नीला ग्रह, ये जो है नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिए नीला ग्रह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह, ठीक है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सतह का जो है 66, इसके सतह का जो है आपका 66% जो है हिस्सा पानी से ढका हुआ है। याद रखिए पानी से ढका होता है, और जिसमें यह बाहरी स्थान से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। इसलिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सॉरी आज के लिए इतना ही एंड हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी करते हैं, चाहते हैं बोर्ड में अच्छा नंबर लावे, आप अपने सपना को पूरा करना चाहते हो, तो मेरे चैनल से जुड़िए और इस तरह क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए और आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। तो आज के लिए इतने रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का भूगोल के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो
आज के लिए इतना है, तो जय हिंद जय भारत।